दोस्तों नमस्कार। हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम फिर हाजिर हैं लेकर के यूपीएसआई 2025 से वैकेंसी निकली है। उसके लिए अच्छे से क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही आसान है। ये आप दरोगा बनना बड़ा आसान है, इसे टॉपिक दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो इसमें टॉपिक है, जबकि सिलेबस में दिया हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अनुसार, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ये 9 सितंबर 1988 को पारित हुआ और 12 सितंबर 1988 को लागू हुआ। भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार से निपटने के उद्देश्य से भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित एक केंद्रीय कानून है। नेक्स्ट में है कि भारत भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भारत में जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लागू हुआ, जो लोक सेवकों द्वारा रिश्वतखोरी, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के या अन्य भ्रष्ट तरीकों को रोकता है और दंडित करता है। भ्रष्टाचार निवारण के अन्य उपायों में ई गवर्नेंस, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी तकनीकों का उपयोग करके सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, सरकारी खरीद में ई ट्रेडिंग करना, सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना शामिल है। और नागरिक भी भ्रष्टाचार की सूचना दे करके और शिकायत दर्ज कराकर इसमें योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ये केंद्रीय कानून सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो मुख्य इसका प्रावधान क्या है कि ये रिश्वतखोरी, जो हमने पहले बताया कि रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के माध्यम से अवैध लाभ उठाना, आय से अधिक संपत्ति निर्माण जैसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है। विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। इसके अंदर लागू होना, ये कानून के अनुसार लागू होना, ये कानून पूरे भारत और भारत के बाहर के सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। ये पॉइंट पूछता है कभी खासतौर से मेरिट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें ज़्यादातर पूछता रहता है कि इस दो ऑप्शन दे रहे हैं कि भारत पर या भारत में रहने वाले या सिर्फ बाहर लोगों के लिए लागू होता है, नहीं लागू होता है, कौन सा इसमें होता है, इसमें ज़्यादातर पूछता है। भ्रष्टाचार निवारण के लिए अन्य उपाय जो है, तो ई गवर्नेंस, हमें बात करती है गवर्नेंस, पारदर्शिता, सरकारी योजनाओं के सीधे नागरिकों को लाभ हस्तांतरण मतलब डीबीटी, और ई ट्रेंडिंग के माध्यम से सार्वजनिक खरीद पर पारदर्शिता को लाई जाती है। इसके माध्यम से सरकारी ई मार्केट प्लस जीएम, ये कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है इसका। ये सरकारी खरीद में पारदर्शिता के और दक्षता बढ़ाने के लिए एक मंच है। अनुपालन आधारित दृष्टिकोण, नियमों और कानूनों को लागू करके दंड से बचने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके भ्रष्टाचार को रोका जाता है। नागरिकों की भूमिका क्या है, तो शिकायत दर्ज करना। यदि कोई रिश्वत मांग रहा या रिश्वत की मांग करता है, कई बार आपने टीवी में देखा होगा, न्यूज़ पे आता रहता है कि रिश्वत के लिए भारत सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छे से विज्ञापन भी आते हैं कि कोई अगर रिश्वत ले रहा हो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कराइए, एक नंबर दे रखे होते हैं, नंबर आपको बताएंगे आगे, उनसे कॉल करिए, तो नागरिक विभाग आदेश को बताइए, सत्कर्ता अधिकारी या केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जागरूकता मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश फैला करके सरकारी प्रक्रियाओं में सक्रिय भाग लेकर के नागरिक भी निवारण की मदद कर सकते हैं। 1957 भ्रष्टाचार निरोधक एवं निषेध खुफिया ब्यूरो की स्थापना मुंबई के बैलार्ड पियर में एक अलग कार्यालय के रूप में की गई। बैलार्ड पियर। संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1988 के अंतर्गत है। तो संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रावधान है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये पाया गया कि कई देशों में मतदान की आयु 18 वर्ष के तहत दिए है। इसे 11 सितंबर
1989 का अधिनियम 33 को भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को आमतौर पर SC ST अधिनियम PO या अत्याचार निवारण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो अगला है पॉइंट, सुरक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे 23 सितंबर 1980 को प्रख्यापित किया गया। इसका उद्देश्य था कि कुछ मामलों में निवारक निरोध, इससे संबंधित मामलों का प्रावधान करना है। ये अधिनियम पूरे भारत में लागू है। इसमें 18 धाराएं हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में NSA, जो अपने यहाँ के NSA जो डोभाल जी हैं, तो 1980 इसका बनाया गया। भारत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं को के रखरखाव के लिए निवारक हिरासत, प्रिवेंटिव डिटेंशन का अधिकार देता है कि यह अधिनियम किसी व्यक्ति को भविष्य में राष्ट्र विरोधी, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से हिरासत में रखने की अनुमति देता है। तो जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुसार ही है पूरा ये। तो इसका मुख्य प्रावधान क्या है कि निवारक हिरासत, मतलब केंद्र और राज्य सरकार के किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत मिल सकती है जो राष्ट्र की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के या आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए हानिकारक कार्य कर रहा हो। दूसरा है कि अधिकतम अवधि इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। और अनिवार्य सलाहकार बोर्ड, हिरासत में रखे गए व्यक्ति को एक स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड के सामने पेश किया जाता है, जिसमें कि पूर्व या वर्तमान में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। अवधि में वृद्धि कुछ विशेष परिस्थितियों में पर्याप्त सबूत होने पर सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त करके हिरासत की अवधि बढ़ाई जा सकती है। स्पष्ट कारण है कि अधिकारी हिरासत में लेने के बाद शुरुआती 5 दिनों तक, असाधारण परिस्थितियों में 10 दिनों तक हिरासत में कारण बताने से बच सकते हैं। इस कानून के अंतर्गत प्रारंभ में राष्ट्रीय सुरक्षा की सरकार को अपने नागरिकों का सैन्य हमलों से बचाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आज इस परिभाषा में अपराध और आतंकवाद से सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे अन्य गैर सैन्य पहलू भी शामिल हैं इसमें। उसके अंतर्गत कुछ धाराएं भी हैं। धारा 1 अधिनियम शीर्षक विस्तार बताती है। धारा 3, धारा 5, धारा 9 सलाहकार बोर्डों के गठन के संबंधित है। धारा 13 हिरासत की अधिकतम अवधि को परिभाषित करती है। धारा 16 सद्भावना से की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान करती है। धारा 18 अधिनियम के निरस्त करने और बचाव से संबंधित है। अगला पॉइंट है सूचना प्रौद्योगिकी 2000 IT अधिनियम के मूल रूप से कुल 94 धाराएं थी, जो 13 अध्याय और 4 अनुसूचियों में विभाजित थी। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन के अधिनियम 2008 के द्वारा कुछ धाराओं और अनुसूचियों को हटा दिया गया था। तो मूल अधिनियम की मुख्य बातें हैं कि धाराएं 94 धाराएं, इसके अंतर्गत 13 अध्याय है और 4 अनुसूचियां हैं। संशोधन के बाद धारा 91, 92 और 93 को हटा दिया गया। इसमें बात करते हैं सम्मिलित वाले जो क्वेश्चन इसमें आते हैं, अपने देखिए उसमें जरूर दिया था कि कौन सी धाराएं हटा दी गई हैं, पूछता है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा अनुसूची 3 और 4 को भी हटा दिया गया है। सीधे क्वेश्चन में आ जाता है, सम्मिलित वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि या कारण बताओ वाले में आते हैं कि कौन सी धारा हटा दी गई है या किन अनुसूचियों को हटा दिया गया है। तो मुख्य बिंदु है कि अधिनियम का नाम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, प्रभावी होने की तिथि पूछता है तो 17 अक्टूबर 2000 को अधिनियम प्रभावी किया गया इसी डेट को। उद्देश्य है कि ये भारत का प्राथमिक कानून है जो साइबर अपराध के और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से संबंधित है। तो संरचना मूल रूप से इसमें 13 अध्याय हैं, 4 अनुसूची थी और अध्यायों में कुछ 94 धाराएं, पहले मैंने बताया भी आपको। संशोधन इस कानून में 27 अक्टूबर 2008 को संशोधित किया गया था, जिससे डिजिटल हस्ताक्षर को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में
की जगह दी। पहले इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होता था, अब उसकी जगह पर डिजिटल हस्ताक्षर होता है। साइड में कोई बिल बनते हैं, साइड से देखिए हस्ताक्षर होते रहते हैं, तो वो डिजिटल हो जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कुछ प्रमुख धाराएं भी हैं। तो 66 इसके अंदर कोई व्यक्ति किसी महिला की एकांतता का उल्लंघन करते हुए उसका वीडियो या फोटो बनाता है, वितरित करता है या प्रकाशित करता है तो इसे दंडित किया जाएगा। इस अपराध के लिए 3 साल की सजा और 2 लाख तक जुर्माना हो सकता है। धारा 67 इसी के अंतर्गत आती है। तो ये धारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रकाशित करना दंड के प्रावधान करती है, और पहली गलती पर 3 साल की सजा, 5 लाख रुपये इसका जुर्माना पड़ता है। दूसरी गलती के लिए 7 साल तक कैद है और 10 लाख रुपये जुर्माना। धारा 43 से यदि कोई निगमित निकाय जैसे कंपनी अपने नेतृत्व वाले कंप्यूटर संसाधन से संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को रखने या संभालने की उचित प्रथाओं को लागू करने के लापरवाही करता है तो उसे किसी व्यक्ति को गलत हानि होती है तो ऐसा निकाय प्रभावित व्यक्ति को मुआवजे के रूप में नुकसान भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। धारा 66 निरस्त। इस धारा के तहत कंप्यूटर मोबाइल फोन का उपयोग करके आपातकालीन धमकी भरे संदेश भेजने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होने के कारण से निरस्त कर दिया था। कुछ प्रमुख धारा है। धारा 66, धारा 66B, धारा 66F और धारा 66A निरस्त जरूरत है, लेकिन यही धाराएं हैं इसके अंदर। पहले इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस 2 न्यायाधीशों के बेंच से 2015 में बनाया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में फैसला सुनाते हुए आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 को रद्द कर दिया था। ये पूछता है कौन सी धारा रद्द कर दी गई, तो ये जो अपने में टॉपिक दिया हुआ है साइबर अपराध के अंदर दूसरे में आता है। तो साइबर अपराध का कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके जो किए जाने वाले अपराध हैं, जिनमें फिशिंग, हैकिंग, पहचान की चोरी, साइबर हैकिंग बहुत ज़्यादा तो चल गया है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी अगर किसी को कुछ होता है तो 1930 पर कॉल करके पोर्टल के माध्यम से शिकायत कर सकता है। साइबर अपराध के लिए फिशिंग, हैकिंग, पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी। इसका एक टॉपिक्स में दिया हुआ है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL वह याचिका जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के बजाय आम जनता के सामूहिक हितों के लिए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में दायर की जाती है। तो इस सामाजिक और सामूहिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक कानूनी उपकरण है जहाँ कोई भी नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता किसी भी मुद्दे पर अदालत जा सकता है जो जनता के मौलिक अधिकारों भलाई के संबंधित हो। इसका मुख्य उद्देश्य समझा जाता है कि जनता के सामूहिक हित, इसका मुख्य उद्देश्य है जनता के बड़े हित कल्याण साधना होता है, व्यक्तिगत संबंध का होता नहीं है। न्यायिक पुनरीक्षण कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है याचिका। सामाजिक न्याय साधन है, मानवाधिकार संरक्षण है, कानूनी स्पष्टता का विकास है। ये टॉपिक उस पर पॉइंट में हो सकते हैं तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि इनके अंतर्गत क्या होता है। सामाजिक न्याय का साधन, मानवाधिकार का संरक्षण, कानूनी स्पष्टता का विकास, इसके माध्यम से अदालतों को कानून को स्पष्ट करके विकसित करने का नया कानून बनाने का अवसर मिलता है। जनहित याचिका के मुख्य पहलू क्या है कि सार्वजनिक हित हो, सार्वजनिक सक्रियता, लोकस स्टैंडर्ड का उदाहरण हो, सामाजिक और आर्थिक अधिकार, कानूनी सुधार। जनहित याचिका क्यों महत्वपूर्ण है कि ये सुनिश्चित, मेन पॉइंट ये है क्यों महत्वपूर्ण है ये
तो ये सुनिश्चित करता है कि सरकार और अन्य संस्थाएं आम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये समाज के हाशिए पर पड़े या कमजोर वर्गों को न्याय पाने में सशक्त माध्यम प्रदान करता है। ये पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और मानवाधिकार के मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जनहित याचिका के बारे में है लास्ट पॉइंट कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, क्योंकि यह अदालतों के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट डाली जा सकती है। कि 32 के अंदर, अनुच्छेद 32 के अंदर की मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय याचिका दायर करने का अधिकार देता है और न्यायालय परमादेश, बंदी, प्रतिशीलकरण अधिकार, प्रच्छा, प्रतिपेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण जैसे रीट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 226 के अनुसार ये उच्च न्यायालय को अपने मूल अधिकार क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें जनहित याचिकाओं पर विचार करने और जनहित याचिका की रक्षा के लिए आदेश देने की शक्ति भी शामिल है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे को एक बढ़ावा देता है कि चैनल को और एक मजबूती प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।